हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लाप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखते हैं। आपका क्वेश्चन है, सॉल्व द लाप्लास इक्वेशन del टू यू ओवर del x2 प्लस del टू यू ओवर del y2 इज़ ज़ीरो। ये बात पहले भी आप लोगों को बताई जा चुकी है कि लाप्लास इक्वेशन एक प्लेट में होने वाले हीट कंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ ये हीट फ्लो उस कंडीशन में है जब स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाए, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज ना हो। तो ठीक है, ये लाप्लास इक्वेशन है, ये आपको मेमोराइज भी होनी चाहिए। तो देखिए, वेयर x lying between 0 to pi, y lying between 0 to pi and also satisfying the condition u0y is equal to u pi y is equal to ux pi is 0। ये बाउंड्री कंडीशंस हैं। मैंने नीचे लिखा भी है बाउंड्री कंडीशन 1, बाउंड्री कंडीशन 2, बाउंड्री कंडीशन 3 और साथ ही साथ एक और कंडीशन दी है ux0 इज साइन स्क्वायर x। तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन हीट फ्लो को रिप्रेजेंट करती है एक प्लेट में। तो मैंने ये प्लेट बना दी है। साथ ही साथ इसकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, सेकंड बाउंड्री कंडीशन, थर्ड बाउंड्री कंडीशन और फोर्थ बाउंड्री कंडीशन भी लिख दी है। तो ये एक टाइप से अभी तक एक हीट फ्लो इक्वेशन की मॉडलिंग हो गई है। अब मैं इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ बाय द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। u का डिफरेंशिएशन हमने x और y दो के रेस्पेक्ट में किया है, इसीलिए इक्वेशन नंबर 2 में हमने मान लिया है u इज़ द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, वेयर x इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y इज़ ए फंक्शन ऑफ y। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया है। तो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने पर आ गया है x डबल डैश y प्लस x y डबल डैश इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को x y से डिवाइड कर दिया है, तो आ गया है ये y की जो टर्म है इसे हम दूसरे साइड में ले गए हैं। तो देखिए, ये बन गया है x डबल डैश अपॉन x इज इक्वल टू माइनस y डबल डैश अपॉन y इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हीट इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन और वेव इक्वेशन की बात होगी तो कांस्टेंट को हम माइनस p स्क्वायर के बराबर रखेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में आप लोग देख लीजिए। तो हम इक्वेशन नंबर 3 तक आ गए हैं। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन दो पार्ट में किया है। फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर एंड सेकेंड टर्म इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। तो पहले फर्स्ट टर्म के लिए सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए पी आई 0 हो जाएगा और x के लिए CF आ गया है C1 cos px प्लस C2 sin px। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं यहाँ पर बनाना चाहता हूँ, जब x का सॉल्यूशन आता है तो उसमें वेरिएबल स्मॉल x होता है। आगे दोबारा भी ये बात याद दिलाऊंगा। दूसरी टर्म दो मेंबर्स को इक्वेट करने से आया है। अब हम यहाँ पर आ गए हैं माइनस वाई डबल डैश अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर। इस इक्वेशन को भी आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे सॉल्व करना जानते हैं। तो ये आ गया है
y इज इक्वल टू C3 ई रेज टू पावर PY प्लस C4 ई रेज टू पावर माइनस PY, क्योंकि रूट्स प्लस माइनस p थे। एक यहाँ पर दोबारा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, y का सॉल्यूशन स्मॉल y की फॉर्म में आएगा, जैसे कि x का सॉल्यूशन स्मॉल x की फॉर्म में आया था। तो आपको x का सॉल्यूशन भी मिल गया है, y का सॉल्यूशन भी मिल गया है। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो इक्वेशन नंबर 2 में मैंने x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो इक्वेशन नंबर 6 आपको लाप्लास इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब हम बाउंड्री कंडीशन लगाने के बाद में इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले मैंने बाउंड्री कंडीशन 1 अप्लाई की है। बाउंड्री कंडीशन 1 ये कहती है यदि x 0 हो तो u 0 हो जाएगा। तो देखिए u इज इक्वल टू 0। आप इक्वेशन नंबर 6 को देखिए। इक्वेशन नंबर 6 में u की वैल्यू 0 है यदि इस फर्स्ट फैक्टर में x की जगह मैं 0 रखता हूँ तब। तो ठीक है, देखिए इक्वेशन ये बन गई है, 0 इज इक्वल टू C1 cos 0 प्लस C2 sin 0 इंटू सेकेंड फैक्टर इज एज इट इज। चूँकि फर्स्ट फैक्टर में ही हमने x की वैल्यू रखी है, इसीलिए फर्स्ट फैक्टर को मैंने इक्वेट किया है। तो मेरे पास आ गया है C1 इज इक्वल टू 0। ये जो C1 की वैल्यू आई है ये मैं इक्वेशन नंबर 6 में सब्स्टिट्यूट करूँगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इक्वेशन नंबर 7 में चेंज हो गई है, C2 sin px C3 ई रेज टू पावर PY प्लस C4 ई रेज टू पावर माइनस PY। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जब x की वैल्यू पाई है तो भी u की वैल्यू 0 है। तो हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है इक्वेशन नंबर ये जो इक्वेशन थी 7 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 6 मॉडिफाई होके बनी है 7। अब 7 ही लास्ट मॉडिफाइड इक्वेशन है, तो हम जो भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 7 में करेंगे। तो देखिए 0 इज इक्वल टू x की जगह पाई रख दिया है। मैं दोबारा यहाँ मेंशन करना चाहता हूँ, सेकंड फैक्टर में हमने कोई वैल्यू नहीं रखी है, इसलिए सेकंड फैक्टर इक्वेट नहीं होगा। 0 के बराबर ये फर्स्ट ही फैक्टर हो जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, C2 की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि बच्चों ये C2 की वैल्यू यदि 0 हो जाएगी तो इक्वेशन नंबर 7 में 0 रखते ही पूरी इक्वेशन नंबर 7 0 सॉल्यूशन देने लगेगी, जिसे हम ट्रिवियल सॉल्यूशन कहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर एज्यूम किया है C2 इज़ नॉट 0। यदि C2 0 नहीं है तो C2 के मल्टीप्लिकेशन में साइन p पाई 0 होगा, और साइन p पाई 0 है। साइन तभी 0 होता है जब वो n पाई हो। तो ये हो गया है, यानी कि साइन p पाई इज इक्वल टू साइन n पाई। तो p की वैल्यू हो गई है n। इक्वेशन नंबर 7 में p को रिप्लेस कर दिया है मैंने n से। इक्वेशन नंबर 8 आ गई है। अब इक्वेशन नंबर 8 में मैंने तीसरी बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई कर दी है, यानी u x पाई इज इक्वल टू 0। यानी जब y की वैल्यू पाई है तो टेम्परेचर का फ्लो 0 है। तो देखिए ये हमारे पास में बन गया है इक्वेशन। मैंने वैल्यू अब सब्स्टिट्यूट की है, पाई y की जगह पाई। तो लीजिए, चूँकि सेकंड फैक्टर में ही y की टर्म है और उन्हीं की जगह मैंने पाई रिप्लेस किया है, तो इस बार सेकंड फैक्टर ही इक्वेट होगा। सेकंड फैक्टर को इक्वेट करने से हमारे पास a और b दो कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर मैं एक बात और मेंशन करना चाहता हूँ, इक्वेशन नंबर 8 मैंने 2 बार लिखी है। पहली इक्वेशन में तो C2 C3 C4 है, और दूसरी इक्वेशन में मैंने C2 C3 को a मान लिया है
और C2C4 को B मान लिया है, आप समझ गए होंगे। तो A इज इक्वल टू माइनस बी ई रेज टू पावर माइनस 2n पाई आ गया है। तो ये वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन नंबर 8 में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। इक्वेशन नंबर 9 आ गया है। इक्वेशन नंबर 9 आने के बाद में मैंने यहाँ पर कांस्टेंट b को bn लिख दिया है। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था, सर ये bn क्यों लिख दिया जाता है? क्योंकि सॉल्यूशन n पर डिपेंड कर रहा है। आप देख लीजिए, आपके जो ये वाली टर्म है, आपके लेफ्ट हैंड साइड वाली जो टर्म है, सॉरी आपके भी राइट हैंड साइड वाली टर्म हो जाएगी। ये राइट हैंड साइड जो इक्वेशन नंबर 10 में है, इसमें n इन्वॉल्व हो रहा है, इसीलिए n सॉल्यूशन होंगे। तो हर एक टर्म का एक अलग मल्टीपल होगा, इसीलिए हमने इसे कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट b मानने के बजाय bn माना है। और सारे सॉल्यूशंस का लीनियर कॉम्बिनेशन अपने आप में एक सॉल्यूशन होता है, इसीलिए हमने लिखा है u इज इक्वल टू समेसन बी एन साइन एन एक्स ई रेज टू पावर माइनस एन वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस 2n आई ई रेज टू n वाई। अब हम बाउंड्री कंडीशन नंबर 4 अप्लाई करेंगे। बाउंड्री कंडीशन नंबर 4 में कहा गया है u x एट 0 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 10 में y की जगह 0 रख दिया है, तो हमारी ये टर्म आ गई है। अब देखिए, ये भी एक कांस्टेंट टर्म है और ये भी bn भी कांस्टेंट टर्म है। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करके कैपिटल bn मान लिया है इक्वेशन नंबर 11 में। तो इक्वेशन नंबर 11 से आ गया है साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn साइन एन एक्स। तो फोरियर सीरीज से आपने इस कांस्टेंट bn की वैल्यू निकाल ली है, हाफ रेंज फोरियर सीरीज है। ये bn की वैल्यू आप इस bn की वैल्यू से आप स्मॉल bn निकाल लेंगे और इक्वेशन नंबर 10 ही आपका सॉल्यूशन है विद दिस bn वैल्यू। तो ये लाप्लास इक्वेशन सॉल्व हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ओके।